जयपुर राइजिंग राजस्थान को लेकर राजस्थान सरकार पूरी तरह से तैयार है। गुलाबी शहर जयपुर को पूरी तरह से पावनों के स्वागत के लिए सजा दिया गया। राइजिंग राजस्थान से क्या कुछ राजस्थान को और इसके रहवासियों को फायदा होने वाला है, क्या इस इन्वेस्टमेंट समिट से राजस्थान को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और रोजगार के हिसाब से क्या क्या सौगातें मिलने वाली है, ये जानने के लिए हमने बात की बीजेपी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के स्टेट हेड राजू मंगोड़ीवाला से। आइए आपको भी सुनाते हैं। तैयार है राजस्थान निवेश स्थान बनने के लिए। आपको बता दें कि 9, 10 और 11 3 दिन राजस्थान में निवेशक भरपूर मात्रा में आने वाले हैं और इन निवेशकों के स्वागत के लिए राजस्थान ही नहीं गुलाबी नगरी जयपुर भी पूरी तरीके से तैयार है इन विदेशी पावड़ों का स्वागत करने के लिए। हमारे साथ में सभी ज्वेलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और व्यवसायिक प्रकोष्ठ बीजेपी के स्टेट हेड राजू मंगोड़ीवाला जी मौजूद हैं। सर, राइजिंग राजस्थान एक इतना बड़ा इवेंट राजस्थान में होने वाला है जो अपने आप में काफ़ी अनोखा है, और अनोखा इसलिए क्योंकि जितनी बार भी राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट हुए हैं वो हम अगर बात कहें कि अधिकतम संख्या में वो जब सरकार जा रही होती है तब होते हैं, लेकिन ये पहले साल में ये इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है। इसका क्या फ़ायदा है और इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं हमारे स्टेट के सीएम को दिल से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान जैसा इवेंट स्टार्ट कर दिया है। ये बहुत ही खुशी की बात है और उसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये आने वाला है कि पिछले 10 सालों में जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स लिए जाते थे उसमें जो भी इन्वेस्टर होता था उसको ट्रस्ट बिल्टअप नहीं हो पाता था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट तीसरे, चौथे या 5वें साल में लिए जाते थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान सरकार ने अपने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान का इवेंट स्टार्ट किया है। इससे बेनिफिट ये मिलने वाला है, जितने भी हमारे इन्वेस्टर भाई हैं उनके मन में ये विश्वास पैदा हो गया है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे और उस दौरान हमारे को जो भी प्रॉब्लम आएगी, स्टेबल गवर्नमेंट है, 4 साल आगे गवर्नमेंट रहने वाली है, कोई भी तकलीफ़ आएगी तो गवर्नमेंट उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ बैठी है। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, हमारे सीएम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पहली बार ऐसा देखा गया है कि खुद भी मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपने ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दे रहे हैं। और सीएम ही नहीं, सारी जो राइजिंग राजस्थान की इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की टीम है वो भी रात और दिन 18-18 घंटे इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में लगी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इवेंट बहुत ही अच्छा और बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान से और दुनिया से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्सुक हैं, बेताब हैं यहाँ पर, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में राजस्थान एक समृद्ध, खुशहाल और इंडस्ट्रियल हब बनने की ओर जा रहा है। क्योंकि लोगों में ये विश्वास पैदा होना बहुत ज़रूरी है। स्टेबल गवर्नमेंट है और हमारा इन्वेस्टमेंट राइट जगह हो रहा है। सरकार ने सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी एमओयू साइन हुए हैं, लोगों को, उन इंडस्ट्रियलिस्टों को ज़मीन दिखाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो उनमें एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया है। जब वो बता रहे हैं दूसरे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों को, तो वो लोग भी आने को तैयार बैठे हैं। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट होने वाला है और राजस्थान को आने वाले कुछ सालों में अलग मॉडल के रूप में देखा जाएगा। सर, कहा जाता है कि जब भी इतने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आता है तो कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टमेंट के साथ में
एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़े लेवल पे जनरेट होता है, लेकिन क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के रूप में आ रहा है, नई नई इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर लगेंगी और इंडस्ट्रियों में जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, लेकिन स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। और कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि राजस्थान उस स्किल लेबर की कमी को दूर कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो वो कैसे कर पाएगा? बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो बहुत बड़ा होने वाला है। हज़ारों लाखों लोगों को यहाँ रोज़गार मिलने वाला है और राजस्थान के लोग भी, जो भी बेरोज़गार युवक हैं, वो भी बहुत ही बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं स्किल डेवलपमेंट, स्किल लेबर के बारे में। जिस दिन भी इंडस्ट्री यहाँ पर लगना स्टार्ट होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि आज इंडस्ट्री लगाई और कल से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। जो भी, चाहे हमारा एनआरआई भाई हो, चाहे विदेश से आकर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो सबसे पहले फ़िक्र करेगा कि मेरे को जो हमारी इंडस्ट्री में स्किल लेबर की ज़रूरत है वो मेरे को अवेलेबल हो। अगर नहीं होती है तो जिस पीरियड में इंडस्ट्री जब लगना स्टार्ट होती है, तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के पीरियड में वही इंडस्ट्री वाले ट्रेनिंग सेशन लगाते हैं, चाहे वो जयपुर में, राजस्थान में लगाएं, या उस तरह की इंडस्ट्री जिस भी कंट्री में लगी हुई है या हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में लगी हुई है, वहाँ ले जाके ये ट्रेनिंग दी जाती है। और ऐसा आज ही नहीं हो रहा है, अभी भी जो भी राजस्थान में यूनिट्स लग रही है और स्किल लेबर की ज़रूरत होती है, तो इसी तरीके से ये किया जाता है। हमारे जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी हमारी 4 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर, ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बहुत बड़ी पहल करी है। स्किल लेबर को हम लोग डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है और 50 अच्छे पढ़े लिखे लोगों को जो कि बेरोजगार थे, उनको ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर दिया है। और 3 से 4 महीने में, हो सकता है 6 महीने लगें, उसके बाद उनकी वैल्यू कम से कम 20-25 हज़ार रुपये महीना कमाने लायक हो जाएगी। एक सवाल ये भी बनता है कि जब नई इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर राजस्थान में लगेंगी, तो जो पहले से जो इंडस्ट्रीज़ राजस्थान में है उनकी स्थिति पे किस प्रकार का इफ़ेक्ट आएगा? क्या वो इफ़ेक्ट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नहीं, जो इंडस्ट्री ऑलरेडी लग रही है और नई इंडस्ट्री आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कोई कंपटीशन के रूप में कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ रही हो। यहाँ पर आईटी सेक्टर की हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, ऑटोमोटिव हो, सोलार इंडस्ट्री हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि राजस्थान स्टेट को डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा, तो सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा। सरकार को जब रेवेन्यू मिलता है तो अपनी स्टेट को और बेहतर तरीके से ज़्यादा अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देकर उसको डेवलप करेगी। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कंपटीशन के रूप में दूसरी इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही है, नई नई इंडस्ट्री आ रही है। और इंडस्ट्री जब भी आती है, इन्वेस्टमेंट आता है, तो स्टेट की डेवलपमेंट, स्टेट को ग्रोथ मिलना स्वाभाविक बात है। और एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है यहाँ पे। सर, इसी एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ ही कनेक्टेड एक सवाल ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप होगी, तो जो भी इंडस्ट्री के मालिक होंगे या उनसे जुड़े हुए जो लोग होंगे, उन्हें तो डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो राजस्थान की जो जनता है, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनका सीधा फ़ायदा क्या होगा इससे? बिल्कुल होएगा, क्योंकि मान लो कोई बम्बई से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हो सकता है वो वहाँ से अपने 50 सीनियर स्टाफ को यहाँ भेज रहा है, तो वो यहाँ पर आकर वो घर भी लेगा या रेंटल लेगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा। तो वो सारा कोई, ये तो है नहीं सारी चीज़ें बॉम्बे से लेकर आ जाएगा या दूसरी स्टेट से लेकर आएगा या किसी कंट्री से लेकर आ जाएगा। जो भी होगा वो राजस्थान में जो भी चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसी को अवेल करेगा। तो ऐसे जब हज़ारों लोग, बाहर के लोग यहाँ आकर रहने लग जाएंगे और इंडस्ट्री को रन करेंगे, तो उसका डायरेक्टली बेनिफिट लोकल लोगों को मिलने वाला है और बिज़नेस बढ़ेगा, उनका अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है।
एक सवाल ये भी बनता है, जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कला और संस्कृति काफ़ी पुरानी है, राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट काफ़ी पुराना है, राजस्थान का आर्ट काफ़ी पुराना है। तो ऐसे में नई इंडस्ट्री आने से वो नई इंडस्ट्री जो हमारी बरसों पुरानी जो इंडस्ट्री है उसके साथ कैसे जेल कर पाएगी, उसके साथ कैसे समावेशी हो पाएगा? हमारा जो भी पुरानी चीज़ें राजस्थान में बन रही है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, गारमेंट्स हो, जेम एंड ज्वेलरी हो या नक्काशी वर्क हो, और जो भी छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है, वो नई टेक्नोलॉजी के साथ और भी बेहतर तरीके से उसमें काम होगा और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि आजकल आईटी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हर जना अपने आप को अपग्रेड कर रहा है और समय के अनुसार करना ही पड़ेगा। जो भी नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है वो उसको ग्रोथ पक्का होगी, और पुराने काम कोई ख़त्म होने वाले नहीं है, उनका तो बल्कि और भी ज़्यादा डेवलपमेंट दिखेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म तो हो नहीं रही है स्टेट से। उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी और नई टेक्नोलॉजी के साथ और बेहतर तरीके से वो अपना प्रोडक्ट बना पाएंगे। और सरकार ने जो अभी नई पॉलिसीज़ जो दी है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल उसको होने वाला है। सर माफ़ कीजिएगा, आपको बीच में टोक रहा हूँ, मेरा अगला सवाल भी यही था कि जब भी इतने बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आता है तो जो भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आती हैं या जो बिज़नेस टाइकून जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, उनके लिए तो एक अपनी ब्रांच खोलने जैसी चीज़ हो जाती है, भले ही वो राजस्थान के हों, भारत के हों या फिर दूसरी अदर कंट्रीज़ के हों। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की अभी आपने बात करी, उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, जो स्मॉल इंडस्ट्री वाले हैं या जो अपनी नई इंडस्ट्री या स्टार्टअप, अगर मैं कहूँ सीधा और डायरेक्ट शब्द, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ संभावनाएं राजस्थान में है? सरकार का जो मोदी जी का जो ड्रीम है विकसित भारत, उसमें सबसे पहला चीज़ यही है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे ग्रोथ मिले, कैसे अच्छे से एस्टेब्लिश हो। उसके लिए जो अब जैसे मान लो 5 करोड़ रुपए तक के लिए जो नई पॉलिसी डिक्लेयर करी है, ये बहुत ही अच्छा किया है गवर्नमेंट ने कि राइजिंग राजस्थान के पहले ही नई पॉलिसी डिक्लेयर कर दी। जो भी इन्वेस्टर, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा रहा हो या बड़ी इंडस्ट्री लगा रहा हो, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि पॉलिसी इतनी लिबरल बनाई है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को तो बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि सरकार ने पॉलिसी इतनी अच्छी बनाई है कि नए नए उद्योग पनपेंगे और यहाँ पर रोज़गार मिलेगा उन लोग को। एक चीज़ और यहाँ पर यह है कि जब भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आता है, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, प्रवासी आते हैं, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए एमओयूज़ हो जाते हैं, ज़मीनों का अलॉटमेंट हो जाता है, लेकिन जो मेन जैसे अभी तक जो हम देखते आए हैं, हालांकि सीएम साहब ने इस ओर इशारा ज़रूर करा था और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ओर इशारा कर चुके हैं कि जो भी बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे निवेश करने के लिए, उनके लिए हर एक चीज़ सुलभ और आसान कर दी जाएगी। तो क्या इन्वेस्टमेंट समिट के साथ साथ यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम भी उतना ही कारगर होगा जिस हिसाब से हम सिर्फ बात करते हैं? क्या वो धरातल पे वो चीज़ उतरेगी ताकि जो भी निवेशक हैं उन्हें एक एक विंडो के चक्कर न लगाने पड़े? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से गुजरात में सिंगल विंडो सिस्टम वर्क कर रहा है और उसकी वजह से गुजरात इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, सेम डायरेक्शन हमारे सीएम ने यहाँ के अधिकारियों को भी दिए हैं और सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आएगा उसको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं आने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आप कहीं भी उद्योग लगाओ हर जने को फेस करनी पड़ती है, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है, सिंगल विंडो सिस्टम जिस तरीके से यहाँ बनाया है और ऑफिसर्स जितनी मेहनत से काम कर रहे हैं और जो जितना अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर्स आर वेरी हैप्पी
ये अच्छी बात है। रही बात प्रवासी भाइयों का, वो मैं बता दूं, प्रवासी भाई तो बहुत ही बेताब हैं, उत्सुक हैं, बहुत ही हर्षोल्लास है मन में कि हम हमारे राजस्थान जा रहे हैं, हम हमारी माटी पे, वतन पे, हमारे स्टेट को ग्रोथ करने के लिए वो लोग बहुत ही एक्साइटमेंट है, ज़ील है उनमें। मेरे पास खुद मैं बराबर, चाहे वो हिंदुस्तान में प्रवासी बसे हों, चाहे विदेशों में बसे हों, बराबर मेरे से संपर्क कर रहे हैं। उनको कोई भी गाइडलाइन चाहिए, उनको प्रॉपर बता रहे हैं हम कि आइए आप इन्वेस्टमेंट करिए। सरकार बहुत लिबरल पॉलिसी के साथ काम कर रही है, सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया है। किसी भी तरह की तकलीफ़ होगी तो सरकार स्टेबल है, 4 साल रहने वाली है। कोई भी तकलीफ़ होगी आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार जाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो रही एक प्रॉब्लम। एक दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमें लगता है कि शायद वो प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे जैसलमेर की हम बात करें तो वहाँ पे शायद एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क वहाँ पर डेवलप हो चुका है या होने वाला है। ऐसे ही जो सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो जैसलमेर में, बाड़मेर में रिफाइनरी की हम बात करें या बीकानेर की हम बात करें, ऐसी जगह ज़रूर कुछ तो लग चुकी हैं और कुछ आगे लगेंगी इस इन्वेस्टमेंट समिट के बाद में। लेकिन प्रॉब्लम सर आती है कि हमारा जो राजस्थान है वो किसी समुद्र के किनारे नहीं बसा है। यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो या तो बाय एयर आएगा, बाय रोड आएगा या फिर बाय ट्रेन आएगा। लेकिन कई ऐसे मशीन के पार्ट्स होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बहुत डेलिकेटली लाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या पानी के किनारे ना होने का हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा? बिल्कुल ठीक है। कोई अब राजस्थान सरकार में या राजस्थान में समुद्र तो है नहीं और कोई सरकार समुद्र तो बना नहीं सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मशीनरी के पार्ट्स होते हैं जो बाय एयर के लाए जाते हैं या फिर समुद्री रास्ते से लाए जाते हैं। लेकिन सरकार जिस तरीके से रोड डेवलपमेंट कर रही है, आप देखिए जयपुर से दिल्ली जाने में आज मात्र 3 घंटे लग रहे हैं। आप कोटा जाओ, भीलवाड़ा जाओ, राजस्थान के किसी भी ज़िले में आप जाओ, जो पहले 6 घंटे लगते थे आज उनमें 3 साढ़े 3 घंटे में आप पहुंच सकते हो। तो ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी मशीनरी किसी भी इंडस्ट्री की अगर ऐसी है कि भाई वो समुद्र के रास्ते से ही लाई जा सकती है, तो अब रोड इतने अच्छे हो गए हैं कि अब बाय रोड भी इतना स्मूथ है कि कहीं कोई डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता है उसमें, मैं ऐसा मानता हूँ। और इसके अलावा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। और जो भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो सब पहले से प्लान करके कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मशीनरी का ऑर्डर कर दिया और बाद में पता लगा सब कैसे आएगी मशीन। वो सारी प्लानिंग पहले से करके कौन से रास्ते से लाना है, कौन से हाईवे से लाना है, पूरा स्टडी करके उसके बाद वो मशीनरी का ऑर्डर करेंगे। और जो रोड सबसे ज़्यादा स्मूथ है, सबसे अच्छा है, उसी रोड से वो मशीनरी को राजस्थान में लेकर आएंगे। एक सवाल ये भी है कि ये विपक्ष के जो आरोप लगाते हैं, हालांकि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, सरकार को घेरना, लेकिन ये सवाल भी बनता है और ये बहुत बड़ा सवाल है कि 25,000 करोड़ तक के MOU हो चुके हैं, 25 लाख करोड़ तक के MOU हो चुके हैं और आगे भी और MOU होने की पूरी संभावनाएं हैं। क्या ये सारे के सारे MOU कागज़ से धरातल पर आ सकेंगे? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ, सब लोग जानते हैं कि 25 लाख करोड़ के MOU हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है राजस्थान के लिए। और ये बात भी सही है कि 100% तो कभी भी मैच्योर्ड नहीं होते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन जितने लास्ट 10 ईयर्स में MOU जो साइन हुए थे और जो मैच्योर्ड हुए हैं, उससे कहीं मल्टीपल टाइम्स इस बार MOU साइन होके मैच्योर्ड होने वाले हैं। विपक्ष क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। विपक्ष का काम नेगेटिविटी बोलने का है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर राजस्थान में 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ इतना भी इन्वेस्टमेंट आता है तो ये राजस्थान स्टेट को पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ही अलग ड्रीम राजस्थान के रूप में देखा जाएगा।
और जिस तरीके का डेवलपमेंट होगा, एक रोल मॉडल राजस्थान को बना दिया जाएगा। तो ये तो ठीक है, तो बातें होती रहती है, नेगेटिविटी सब फैलाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये बात तय है, इन्वेस्टमेंट इस बार बहुत बड़े रूप में आने वाला है, ये बात तय है बिल्कुल। सर, राजस्थान में डेडिकेटेडली एक कॉरिडोर बना हुआ है जैपनीज़ इंडस्ट्री के लिए नीमराणा के अंदर, और आपने सीएम साहब के साथ में इस इन्वेस्टमेंट समिट को लेके कई देशों की आपने यात्राएं भी करी हैं। तो सिंगापुर को लेकर ज़रूर सीएम साहब ने बताया था, लेकिन सिंगापुर और इसके अलावा कई और क्या ऐसी कंट्रीज़ हैं जो राजस्थान के अंदर नीमराणा जैसा डेडिकेटेड एक कॉरिडोर बनाने की बात कर रही हैं, और क्या हम उसके लिए तैयार हैं? देखिए, कोशिश तो सभी कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि सीएम साहब खुद पर्सनली, चाहे वो जापान हो, सिंगापुर हो, जर्मनी हो, लंदन हो, या हिंदुस्तान में हैदराबाद हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, हर स्टेट में, कंट्री में खुद जाकर, और जहाँ खुद नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पर डिप्टी सीएम को भेजा है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा है। तो सभी इतने हाईली टैलेंटेड लोग दूसरी कंट्री में जाकर बात कर रहे हैं। तो कोई घूमने तो कोई जा नहीं रहा है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं, या कोई ना कोई वहाँ का बड़ा कॉरिडोर, जिस तरीके से नीमराना में जापानीज़ कॉरिडोर बन गया है और सक्सेसफुली रन हो रहा है, उसी तरीके से और कंट्री से भी सरकार अपने लेवल पे बात कर रही है। और उनको जब समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, ये ऑलरेडी जापानी कॉरिडोर सक्सेसफुली चल रहा है, तो हमें भी इन्वेस्टमेंट यहाँ लाना चाहिए। और ज़रूर दूसरी कंट्री के लोग आएंगे, और कॉरिडोर अगर नहीं भी बना तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर लेकर आ रहे हैं, वो ये बात तय है बिल्कुल। अपकमिंग राइजिंग राजस्थान को लेकर और हमारे विदेशी पावड़ों के स्वागत को लेकर आपका क्या कहना है हमारे चैनल के माध्यम से? स्वागत तो आप देख ही रहे हो, जयपुर को एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इतना खूबसूरत बना दिया गया है कि जो भी अभी भी आ रहे हैं, चाहे दिल्ली बम्बई से, दे आर शॉक्ड कि जयपुर को इतना सुंदर हमने कभी देखा ही नहीं। और ऐसा लग रहा है कोई सिंगापुर जैसी कंट्री में या कोई हांगकांग जैसी कंट्री से हम पास हो रहे हैं जब एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। इतना ब्यूटिफिकेशन करा दिया है हमारे सरकार ने कि देखने लायक है। तो जब कोई भी बाहर का इन्वेस्टर आएगा या फिर टूरिस्ट आएगा, तो डेवलपमेंट और ग्रोथ तो निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान को इंडस्ट्रियल हब के रूप में देखा जा रहे हैं सब जने, तो ये तो तय है कि यहाँ की ग्रोथ पक्की है। रही बात एनआरआईज़ की, मैं आपको बता दूँ, एनआरआई बहुत खुश हैं। उसका क्रेज़ मैंने जापान में देखा, यहाँ पर हिंदुस्तान में देखा। सीएम साहब से मिलने के लिए कैसे बेताब थे लोग, कैसे उत्सुक थे, क्योंकि हमारे राजस्थान के सीएम एक नेक, भले, सज्जन और ईमानदार सीएम है। और सबसे अच्छी बात है, 18-18 घंटे वो खुद भी काम कर रहे हैं, और एक और अच्छी बात ये है, वो सात्विक भी हैं। ये इतना अच्छा मैसेज जा रहा है सब जगह, और वो राजस्थान को डेवलप करने में, ग्रोथ करने में लगे हुए हैं। जो मोदी जी का ड्रीम है, उसी ड्रीम पर हमारे सीएम साहब काम कर रहे हैं, और राजस्थान को बहुत जल्दी एक रोल मॉडल के रूप में हम देखेंगे आने वाले कुछ सालों में। इधर हमारे साथ ज्वेलरी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और बीजेपी प्रवासी प्रकोष्ठ के स्टेट हेड राजू मंगोड़ीवाला जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अपकमिंग जो राइजिंग राजस्थान इवेंट है, वो न सिर्फ जयपुर की बल्कि राजस्थान की, हम कह सकते हैं, तरक्की के लिए एक बहुत बेहतर अवसर है। और उस इन्वेस्टमेंट समिट से न सिर्फ राजस्थान में बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आएगा, बल्कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और न सिर्फ नई इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप होगी, नए हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप होंगे, बल्कि हमारे जो राजस्थान की जो प्राचीन जो भी चीज़ें हैं, भले ही यहाँ का हैंडीक्राफ्ट हो, यहाँ की पॉटरी हो, वो भी साथ साथ यहाँ पर डेवलप होगी। और साथ ही साथ डेवलप होगा हमारा राजस्थान, डेवलप होगी छोटी काशी, हमारा गुलाबी नगर जयपुर भी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर,
न्यूज़ 21।